हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रूबी लेज़र का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने रूबी लेज़र क्या होती है ये पढ़ लिया है और रूबी लेज़र का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। तो आज मैं आप लोगों को उन सारे लेक्चर्स की नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रूबी लेज़र क्या होती है तो वो मैं रिटन में आपको बता देता हूँ, नोट्स आपको कैसे लिखनी है। उसके अलावा रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, तो मैं उसकी रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। उसके अलावा रूबी लेज़र का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है और इस लेक्चर में आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको नोट्स दे देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूबी लेज़र क्या होती है ये देखते हैं। तो रूबी लेज़र को 1960 में टी मैमन ने बनाया था। रूबी लेज़र को 1960 में टी मैमन ने बनाया था। ये जान लीजिए कि ये पहली लेज़र थी जिसको सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया था। तो यह पहली सफलतापूर्वक ऑपरेट की गई लेज़र है। रूबी लेज़र में प्रमुख गुण निम्न हैं। रूबी लेज़र में कुछ गुण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग होता है। देखिए, रूबी लेज़र में हम जेनॉन फ्लैश लैम्प का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा ऑप्टिकल पंपिंग की जाती है। ठीक, ये 3 लेवल लेज़र है। रूबी लेज़र एक 3 लेवल लेज़र होती है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट। इसमें 3 स्टेट्स होती हैं जिसलिए इसे हम 3 लेवल लेज़र कहते हैं। उसके बाद इसमें कूलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, जो रूबी लेज़र होती है उसमें हम जेनॉन फ्लैश लैम्प का जो यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से डिवाइस हमारी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें एक कूलिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस पूरी जो हमारी रूबी लेज़र जो डिवाइस होती है उसे हम एक चैम्बर में बंद करते हैं और इस चैम्बर में इनलेट और आउटलेट पाइप्स लगाकर को मतलब जो ठंडा पानी होता है उसकी व्यवस्था करते हैं जिसकी वजह से हमारी लेज़र गर्म ना होने पाए। फिर फिफ्थ क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी है ये पल्स मोड में ऑपरेट होती है, यानी ये हमेशा पल्स मोड में ऑपरेट होने वाली लेज़र है। ठीक, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि रूबी लेज़र होती क्या है। अब अगर हम रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र, तो यहाँ पे आपको रूबी लेज़र दिख रही है। जब आप रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा। इस डायग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पिछले लेक्चर में ना, इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। और इसका रिटन नोट्स देखते हैं और रिटन नोट्स में मैं आपको धीरे धीरे इसको फिर से एक बार रिवाइज कराता जाऊँगा। तो रूबी लेज़र में 3 प्रमुख भाग होते हैं: लेज़र मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर और पंप सोर्स। रूबी लेज़र में 3 प्रमुख भाग होते हैं: लेज़र मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर और पंप सोर्स। तो लेज़र मीडियम क्या होता है? लेज़र मीडियम का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो बेलनाकार रॉड आपको दिख रही है, सिलेंड्रिकल रॉड आपको दिख रही है, इसे हम रूबी रॉड कहते हैं और ये रूबी क्रिस्टल होता है। ये रूबी क्रिस्टल की बनी रॉड होती है, इसे ही हम लेज़र मीडियम कहते हैं। इसे ही हम लेज़र मीडियम कहते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्टिकल रेजोनेटर की बात हुई है, तो ऑप्टिकल रेजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी के लिए यहाँ पे हम 2 मिरर्स लगाते हैं। एक मिरर यहाँ पे ये लगा हुआ है और दूसरा मिरर ये लगा हुआ है। ये जो मिरर होता है ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है, यानी यह पूर्णतः रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, पूर्णतः परावर्तक मिरर होता है। और यहाँ पे ये जो दर्पण यूज़ हुआ है ये पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, यानी कि इसका 90% भाग रिफ्लेक्टिव होता है, परावर्तक होता है, और शेष भाग इसका ट्रांसमिटिंग होता है, यानी वो ट्रांसमिट करता है लेज़र लाइट को। शेष भाग इसका ट्रांसमिटिंग होता है। ठीक, उसके बाद इसमें जो थर्ड है पंप सोर्स की बात की गई है। तो पंप सोर्स के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं हम जेनॉन फ्लैश लैंप में, और जेनॉन फ्लैश लैंप ही यहाँ पे पंपिंग सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका। आइए आगे देखते हैं। तो रूबी लेज़र में 3 प्रमुख भाग होते हैं। लेज़र मीडियम आप समझ गए हैं क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर भी समझ गए हैं और पंप सोर्स भी समझ गए हैं। उसके बाद लेज़र मीडियम एक रूबी क्रिस्टल होता है जो बेलनाकार रॉड के आकार का होता है। लेज़र मीडियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा डोप्ड किया जाता है। ये आपको बताया गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा डोप्ड करते हैं, जिसमें क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम आयन 0.05% एल्यूमिनियम आयन को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ठीक, क्रोमियम आयन आ जाता है। उसके बाद रूबी लेज़र में जेनॉन फ्लैश लैम्प को पंप सोर्स की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब जेनॉन फ्लैश लैम्प को पंप सोर्स की तरह प्रयोग करते हैं। रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रूबी लेज़र में हम ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जो सॉलिड स्टेट लेज़र होती हैं उनमें हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ ही करते हैं।
फिर रूबी लेज़र में 2 मिरर प्रयोग होते हैं, जिनमें एक पूर्णतः परावर्तक होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, एक पूर्णतः परावर्तक होता है, तथा दूसरा आंशिक रूप से परावर्तक होता है। एक तो पूर्णतः परावर्तक होगा और दूसरा आंशिक रूप से परावर्तक होता है। रूबी लेज़र में पावर सप्लाई तथा कूलिंग अरेंजमेंट होता है। रूबी लेज़र में पावर सप्लाई तथा कूलिंग अरेंजमेंट होता है। कूलिंग अरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कूलिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये एक पूरा चैम्बर है जिसमें हमने रूबी लेज़र को बंद किया है, और यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर है वो फ्लो हो रहा है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा यहाँ पे पावर सप्लाई आपको दिख रही है, ये पावर सप्लाई यहाँ पे दी गई है। तो जो कूलिंग अरेंजमेंट होता है वो किस लिए यूज़ होता है? ताकि जो डिवाइस है वो अधिक गर्म ना होने पाए। तो ये आपका पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। रूबी लेज़र में 3 प्रमुख भाग होते हैं: लेज़र मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर और पंप सोर्स। लेज़र मीडियम एक रूबी क्रिस्टल होता है जो बेलनाकार रॉड के आकार का होता है। लेज़र मीडियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड द्वारा लेज़र मीडियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रोमियम ऑक्साइड द्वारा डोप्ड किया जाता है। रूबी लेज़र में ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प को पंप सोर्स की तरह प्रयोग करते हैं। रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। रूबी लेज़र में 2 मिरर प्रयोग होते हैं, जिनमें एक पूर्णतः परावर्तक होता है तथा दूसरा आंशिक रूप से परावर्तक होता है। रूबी लेज़र में पावर सप्लाई तथा कूलिंग अरेंजमेंट होता है। कूलिंग अरेंजमेंट डिवाइस को अधिक गर्म नहीं होने देता है। ठीक, तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग आप समझ चुके हैं इस डायग्राम के थ्रू, और यहाँ पर देखिए इसकी वर्किंग के लिए मैंने जो नोट्स बनाई है। वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। रूबी लेज़र एक 3 लेवल लेज़र होती है। 3 लेवल से आप समझ रहे हैं: ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट। जब ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयंस ऊर्जित होते हैं, यानी कि देखिए जब यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब इसकी हम जब ऑप्टिकल पंपिंग होती है ग्राउंड स्टेट में, जब हम ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं तो ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प से सफ़ेद रोशनी या सफ़ेद लाइट निकलती है, जिसमें जो ग्रीन लाइट होती है और जो ब्लू लाइट होती है उसके कंपोनेंट्स को क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयन ऊर्जित होते हैं, तब वह ज़ेनॉन फ्लैश लैम्प से निकलने वाली सफ़ेद प्रकाश से ब्लू लाइट तथा ग्रीन लाइट के कंपोनेंट्स को अवशोषित कर लेते हैं तथा एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। ठीक, उसके बाद जिसे क्रमशः E3G तथा E3B कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट्स को मैंने दिखाया है। यहाँ पे E3G स्टेट में कौन से कंपोनेंट रहेंगे? जो ग्रीन लाइट के कंपोनेंट है जो एब्जॉर्ब किए गए हैं क्रोमियम आयन द्वारा, और यहाँ पे जो E3B स्टेट है वहाँ पे जो ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स है जो एब्जॉर्ब किए गए हैं क्रोमियम द्वारा, वो रहेंगे। ठीक, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में ये अधिक समय नहीं रह सकते हैं। ये आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जो आयन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके रहने का समय केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही होता है। तो 10⁻⁸ सेकंड तक ही वो वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट में वो 10⁻³ सेकंड तक रुक सकते हैं। ठीक, यानी वहाँ पे वो मेटास्टेबल स्टेट में जो आयंस हैं वो एक्साइटेड स्टेट की तुलना में अधिक समय तक रुकते हैं। ठीक, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो भी मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में उत्पन्न होती है, और वहीं पे लेजिंग एक्शन भी होता है। तो आइए देखते हैं इसमें। तथा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे क्रमशः E3G तथा E3B कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये अधिक समय नहीं रुकते हैं तथा मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब मेटास्टेबल स्टेट में आते कैसे हैं? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा। कैसे आते हैं? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा। ठीक, मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रकार मेटास्टेबल स्टेट E2 में क्रोमियम आयन की संख्या बढ़ने लगती है। अब देखिए जैसे जब ग्राउंड स्टेट से आयन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे वहां ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, वो फिर से कहाँ चले आएंगे? मेटास्टेबल स्टेट में चले आएंगे, और मेटास्टेबल स्टेट में वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे। अगर वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, यानी सीधी बात है कि आयन्स की संख्या मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, जिस कारण E2 तथा E1 के मध्य पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। अब अगर यहाँ पे डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे जो मेटास्टेबल स्टेट है यहाँ पे आयन्स की संख्या बढ़ने लगेगी,
यहाँ पे आयंस की संख्या बढ़ने लगेगी, और जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे आयंस की संख्या कम रहेगी। तो मेटास्टेबल स्टेट में 50% से ज़्यादा आयंस आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट की तुलना में यहाँ पे 50% से अधिक आयंस आ जाते हैं, तब यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाता है। तो E2 में क्रोमियम आयंस की संख्या बढ़ने लगती है, जिस कारण E2 तथा E1 के मध्य पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, तथा मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा आयंस पुनः ग्राउंड स्टेट E1 में आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू जो आयंस हैं वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आने लगेंगे, जिससे ये फोटॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और जो फोटॉन यहाँ से निकलेंगे वो कैसे होंगे, वो कोहेरेंट होंगे, यानी कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो फेज है वो आपस में समान होगा। तो यहाँ से इंटेंस कोहेरेंट लाइट बीम निकलेगी जो कि रेड कलर की होगी, और जिसकी वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम होगी, और ये रेड कलर की होगी। तो यही जो यहाँ से जो हमें इंटेंस रेड कलर की बीम मिल रही है, इसे ही हम लेज़र लाइट बोलेंगे। तो यहीं पर ये लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है। तो देखिए लिखना क्या है कि तथा मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा आयंस पुनः ग्राउंड स्टेट E1 में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फोटॉन एमिट होंगे वो कोहेरेंट होंगे और इसके फलस्वरूप रेड कलर की इंटेंस लाइट बीम प्राप्त होती है, जो लेज़र लाइट कहलाती है। इसको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि मैं पढ़ता जा रहा था, समझाता जा रहा था, तो मैं एक बार एक साथ सारी चीज़ें बोल देता हूं, जिससे कि आप लोग आसानी से अपनी नोट्स बना सकें। वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र एक 3 लेवल लेज़र होती है। जब ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयंस ऊर्जित होते हैं, तब वह जेनॉन फ्लैश लैंप से निकलने वाले सफ़ेद प्रकाश से ब्लू लाइट तथा ग्रीन लाइट के कंपोनेंट्स को अवशोषित कर लेते हैं तथा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसे क्रमशः E3G तथा E3B कहते हैं। जो स्टेट जिनमें पहुंचते हैं उन्हें E3G और E3B कहते हैं। 3G का मतलब E3 में ग्रीन लाइट कंपोनेंट और स्टेट E3 में ब्लू लाइट कंपोनेंट, ठीक है, E3B का मतलब, और E3G का मतलब ग्रीन। एक्साइटेड स्टेट में ये अधिक समय नहीं टिकते हैं तथा मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रकार मेटास्टेबल स्टेट यानी E2 में क्रोमियम आयंस की संख्या बढ़ने लगती है, जिस कारण E2 तथा E1 के मध्य पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है तथा मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा आयंस पुनः ग्राउंड स्टेट E1 में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फोटॉन एमिट होते हैं वो कोहेरेंट होंगे, और इसके फलस्वरूप रेड कलर की इंटेंस लाइट बीम प्राप्त होती है, जो लेज़र लाइट होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को मैं जल्दी से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ऑप्टिकल पंपिंग से जेनॉन फ्लैश लैम्प से जो सफ़ेद लाइट इमिट होगी, जो वाइट लाइट इमिट होगी, उसमें से क्रोमियम आयन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और E3G और E3B स्टेट में पहुँच जाएगा, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। फिर एक्साइटेड स्टेट से ये नॉन रेडिएटिव, यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में जो भी आयंस हैं वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, और मेटास्टेबल स्टेट में आयन की संख्या बढ़ने लगेगी। तो जब मेटास्टेबल स्टेट में आयंस की संख्या ग्राउंड स्टेट में आयंस की संख्या से अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न होने के बाद यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, जिसके द्वारा यहाँ पे जो आयंस हैं मेटास्टेबल स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और इसके फलस्वरूप वहाँ से फोटॉन्स एमिट होंगे, और जब फोटॉन्स एमिट होंगे वो कोहेरेंट होंगे, यानी सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, जिससे यहाँ पे हमें इंटेंस लेज़र बीम प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही आयन आएगा, कई सारे आयन एक साथ आएंगे, तो कई सारे फोटॉन्स निकलेंगे, और जब कई सारे फोटॉन्स निकलेंगे तो इंटेंस बीम हो जाएगी वो, क्योंकि वो सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी है, तो काफ़ी इंटेंस हो जाएगी, और वो रेड कलर की होगी, जिसकी वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम होगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारा कुछ है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया रूबी लेज़र का। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र, वहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र में, और ये लिखना है इस तरह से। तो जब आप वर्किंग लिखेंगे तो आपको वर्किंग लिखने के बाद ये डायग्राम बना देना है, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट्स देने का पर्पज़ ये है कि आप लोग
मतलब मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको लिखनी वही चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने से नहीं लिख पाते हैं चीज़ों को तो इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ भी सकें और कैसे लिखना है ये भी आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।